हाँ भाई दोस्तों, दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्लास नहीं होगी नहीं बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है, पता नहीं क्यों मेरी यूट्यूब क्लासेस में। बट फाइनली कोशिश कर रहा था लाइव आने की, और फाइनली लाइव आ गया हूँ। सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया। हाँ जी, गुड टू गो, थैंक यू गाइस। हाँ भाई, सबसे पहले तो ये दिखा दो, बता दो कि सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ बेटा। कहीं कोई टेक्निकल इशू, कहीं कोई स्टक हो रही हो क्लास, ऐसा तो कोई इशू नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू गाइस। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भाई, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया रखा है कि इस समय जो अनअकैडमी है उस पर क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा है, और इस समय आप लोगों को 9,999 रुपए में जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इससे सस्ता तो और क्या ही हो सकता है, जहां 9,999 रुपए में आप लोगों को जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, वो भी 1 साल के लिए। तो इसे ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरे साथ कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो, फैजान 92। मैं फैजान 92 कोड यूज करके आप मेरे साथ अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी डिटेल क्लासेस ले सकते हो। चलो दोस्तों, अब इसी के साथ हम लोग कंपटीशन एक्ट की क्लास की तरफ बढ़ लेते हैं। एक कंपटीशन एक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। भाई सबसे पहले तो देखो, कंपटीशन एक्ट का मैं आप लोगों को यहाँ बेरेक्ट दिखाता हूँ। भाई एक तो तरीका ये है कि मैं आप लोगों को कंपटीशन एक्ट को इस बेरेक्ट के थ्रू पढ़ाता रहूं, यानी कि एक एक करके हम लोग सेक्शंस कवर करते रहें, और इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ हर एक पॉइंट जो है वो पढ़ाता रहूं। तो इस तरीके से हम लोग पूरा कंपटीशन एक्ट डायरेक्ट से गो थ्रू करें। पर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इससे पहले कि मैं आप लोगों को कंपटीशन एक्ट ऐसे पढ़ाऊं, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक पीडीएफ बनाकर लेकर आया हूं। एक पीडीएफ बनाकर लेकर आया हूं कंपटीशन एक्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें मैंने आप लोगों को जो 2023 में अमेंडमेंट आया है कंपटीशन एक्ट का, इसे भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो 2023 के अमेंडमेंट को भी मैंने आप लोगों को इसके साथ इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि जो पॉइंटर्स अमेंडमेंट वाले थे उसे भी हम लोग साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट भी मार्क कराना था, हाँ जी बिल्कुल बेटा। तो आप लोगों के साथ कंपटीशन एक्ट को मैं इस तरीके से यहाँ कवर करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आइए कंपटीशन एक्ट के बेयर एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले कि कंपटीशन एक्ट के बेयर एक्ट में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। पीडीएफ में आऊंगा, पर कंपटीशन एक्ट के बेयर एक्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रियम्बल लिखा है। अगर हम यहाँ प्रियम्बल को पढ़े तो हमें बताया जाता है कि जो कंपटीशन एक्ट है ये किस लिए बनाया गया था। अगर प्रियम्बल देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कंपटीशन एक्ट को बनाया गया था ताकि जो एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन पर उसे रोका जा सके, जो कंपटीशन है उस पर एडवर्स इफेक्ट को रोका जा सके, और मार्केट में सस्टेनेबल कंपटीशन को लेकर आया जा सके, और उसके बाद यहां फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहे। इसके पीछे का यहां बेसिक पर्पस था। भाई क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एडवर्स इफेक्ट जो कंपटीशन पर है वो खत्म हो जाए, जो सस्टेन करे कंपटीशन प्रैक्टिस मार्केट में वो होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए। तो बात ये है, अचानक से ना हम लोग कंपटीशन एक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, और हमें मुश्किल आ जाती है कंपटीशन एक्ट को समझने के लिए। कंपटीशन एक्ट को समझने के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक छोटे से बेस, जो कि इस समय बड़ा करंट सिचुएशन थी, उसी के बारे में बात करता हूं, ताकि आप लोग समझ पाए कि कंपटीशन जरूरी क्यों है, और इसे रेगुलेट करने के लिए लेजिस्लेचर ने लॉ क्यों बनाया, इसके बारे में एक छोटी सी बात बताता हूं। भाई जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिगो का क्राइसिस हो गया था। तो इंडिगो का जब क्राइसिस हो गया था तो बहुत सारे पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या था, और ऐसा यहां क्यों हुआ। इसके साथ साथ अगर अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी नई एयरलाइंस भी जो है मार्केट में आ गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई अगर आप देखोगे तो पहले गवर्नमेंट ने जितनी भी एयरलाइंस थी उन्हें जो है धीरे धीरे करके खत्म करते गए। कभी ये इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, कभी इसको इसके साथ मर्ज कर दिया। तो ऐसे करके कुछ ही एयरलाइंस हमारे देश में वर्किंग पोजीशन में रह गई थी। तो उसमें से यहां गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, जिसके अंदर यह कहा गया था कि भाई पायलट जो है वो थक जाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पायलट्स आप लोग हायर करो, ताकि कोई थका हुआ पायलट जो है वो प्लेन को उड़ाकर ना लेकर जाए। क्योंकि अगर थका हुआ पायलट होता है तो उसे एक तरीके से, अगर हम उसकी भाषा में बात करें कि भाई जहां प्लेन्स उड़ाए जाते हैं उसमें कहा जाता है कि वो एक थका हुआ ड्राइवर जो है, मतलब एक थका हुआ पायलट उसी तरीके से होता है जैसे कि शराबी।
तो इसी तरीके से वो थके हुए पायलट से आप प्लेन ना उड़वाओ, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पायलट हायर कर लो। इसके लिए एक गाइडलाइन बनाई गई थी, जो कि डीजीसीए ने गाइडलाइन बनाई थी। मगर क्या हुआ, जो इंडिगो कंपनी थी उसने पायलट हायर नहीं किया। उन्हें लगा था कि शायद गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड कर देगी, शायद गवर्नमेंट इस एयरलाइन के जो इन्होंने पायलट को ज्यादा हायर करने के लिए बोल रखा है इसे एक्सटेंड कर देगी। मगर उन्होंने इस गाइडलाइन को एक्सटेंड नहीं किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एकदम से क्योस मच गया। जब क्योस मच गया, बहुत सारे पैसेंजर्स परेशान हुए। जब पैसेंजर परेशान हुए तो गवर्नमेंट को उस इंडिगो एयरलाइंस के सामने घुटने टेकने पड़ गए, और घुटने टेकने के बाद लॉ बदलना पड़ गया और गाइडलाइन एक्सटेंड कर दी गई कि भाई अभी हम लोग सारे पायलट जो ऑलरेडी थके हुए पायलट थे उन्हीं से प्लेन उड़वा लो, मगर पैसेंजर्स को परेशानी बचा लो। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ क्योंकि मार्केट में कुछ ही एयरलाइंस थी जिनकी मोनोपोली बन गई थी, कुछ ही एयरलाइंस थी जिनकी मोनोपोली बन गई थी। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने काफी सारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, बहुत सारे बिजनेसमैन से कहा, तो पायलट ही जो है बहुत सारे नए बिजनेसमैन नए एयरलाइंस के साथ मार्केट में आए। तो इसी के लिए कहीं कोई पर्सन अपनी इस पोजीशन का यूज ना करने लगे, भाई कहीं कोई पर्सन अपनी इस पोजीशन का यूज ना करने लगे, क्योंकि वो इस मार्केट में लीडिंग पोजीशन में है। उसे पता है कि गवर्नमेंट अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं अपनी पोजीशन को मिसयूज कर लूंगा। ऐसी चीजें ना फेस करने लगे, इसलिए जरूरी है कि हम कंपटीशन एक्ट जैसा लॉ बनाएं, ताकि गवर्नमेंट को ओवर द टाइम पता चल पाए कि कौन पर्सन ऐसा है जो कि कंपटीशन को अफेक्ट करके अपना फायदा कर रहा है और बाद में वो नुकसान कर सकता है। भाई जैसे कि आज के समय में आप देखो तो जियो जो है वो अपनी मोनोपोली की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है, हर कोई पर्सन जियो यूज कर रहा है। अगर कल को सपोज करो कि अचानक से जियो वाला ये कह दे कि 1,000 रुपए का जो है रिचार्ज होगा, तो बाकी सारे लोग कहां जाएंगे? अचानक से तो आप स्विच नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग जियो पे हैं। तो इसलिए जरूरी ये है कि अगर सपोज करो वोडाफोन इंडिया भी ना रह जाए, वोडाफोन आइडिया भी ना रह जाए, या फिर एयरटेल भी ना रह जाए, तो फिर मार्केट में कंपटीशन रहेगा नहीं, तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि 1,000 रुपए का ही वो रिचार्ज करवाएंगे और फोन यूज करेंगे। तो इसलिए ऐसा ना रहे, इसीलिए कंपटीशन एक्ट को बनाया गया। कंपटीशन एक्ट को बनाने का पर्पस था कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अपनी पोजीशन को मिसयूज करके लोगों की जेब खाली ना कर ले, गवर्नमेंट को प्रेशराइज ना कर ले। इसीलिए यहां एक चेकिंग सिस्टम बनाया गया है और साथ में बताया गया है कि कौन पर्सन कब जो है ये कहा जा सकता है कि वो मार्केट को एब्यूज कर रहा है, और कौन दो लोग अगर आपस में जोड़ रहे हैं तो इसकी वजह से कंपटीशन अफेक्ट हो सकता है। इसके बारे में हमें पता करने की जरूरत है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं, जिसे मैं आप लोगों को इस कंपटीशन एक्ट के बैरेक से ना पढ़ाकर यहां मैं आप लोगों को इसे लेकर चलता हूं, जो पीडीएफ मैंने बताई है। भाई सबसे पहले कंपटीशन एक्ट का यहां इसके रेफरेंस में मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में समझेंगे। भाई क्या कहते हैं, ये जो कंपटीशन है इसकी जरूरत क्यों है? भाई कंपटीशन की जरूरत ये है ताकि जो मार्केट है उसमें कंज्यूमर का बेनिफिट हो सके। भाई कंज्यूमर का बेनिफिट हो सके, उसे जो है बेटर क्वालिटी मिल सके, बेटर क्वालिटी मिल सके, बहुत सारी चॉइसेस मिल सके और लोअर प्राइस मिल सके। तो ये जो कंपटीशन एक्ट है डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेटेड है। तो इसलिए जरूरी है कि यहां ये कंपटीशन होना चाहिए और उसे रेगुलेट करना चाहिए। तो यहां रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक लॉ लेकर आई, जो कि क्या करना चाहता है, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को प्रमोट करना चाहता है। तो एक तो जो फायदा है वो किसे है, वो कंज्यूमर को है। इसके अलावा यहां जो कंपटीशन लॉ है वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस रिलेशन। भाई ऐसा ना हो बाद में जो है जो बिजनेसमैन है वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को अपने घुटनों पे ला दें, ऐसा ना होने लगे। इसीलिए जरूरी है कि कंपटीशन एक्ट के थ्रू कंपटीशन को गवर्न किया जाए। तो ये जो है ओवरऑल जो है किसमें हेल्प करेगा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। भाई ये जो है हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि अगर बाद में इस चीजों को प्लान नहीं किया गया या फिर कंपटीशन को मैनेज करने की कोशिश गवर्नमेंट ने नहीं करी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को भी बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे कि हम लोगों ने सिंडिगो के एग्जाम्पल में समझा। तो इसलिए हम लोगों को ये कंपटीशन लॉ पढ़ना होता है। अब बात कर लेते हैं कि कंपटीशन है क्या। भाई कंपटीशन को पढ़ाने से पहले सबसे पहले भाई कंपटीशन क्या होता है इसके बारे में भी तो हम समझ लेते हैं। तो ये कहते हैं कंपटीशन क्या है,
तो ये कहते हैं कंपटीशन का मतलब है, कंपटीशन इन द मार्केट का मतलब है कि जो सेलर है वो यहां मेहनत कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली जो है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और बायर को यहां बहुत सारे प्रोडक्ट मिल पाए जो कि एक रीजनेबल प्राइस पर हो। तो बायर का भी बेनिफिट है और सेलर का भी बेनिफिट है। तो सेलर जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए सोचता है और बायर को जो है बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हो जाती है। तो ये विन विन सिचुएशन है जो कि बायर और सेलर दोनों के लिए होती है। तो इस पॉइंट पर ये कंपटीशन इन दी मार्केट का मतलब है। अब बात कर लेते हैं भाई कंपटीशन एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने होते हैं। भाई टोटल सेक्शंस जो है वो कंपटीशन एक्ट में 66 है और चैप्टर कितने हैं, 9 चैप्टर्स हैं। अब इस पॉइंट पर सेक्शन नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। अब सेक्शन नंबर 1 में आप लोगों को पहले यहां बेयर एक्ट से दिखवाता हूं। बेयर एक्ट में आप लोगों को यहां इस तरीके से ये लिखा हुआ मिलता है कि इसे कंपटीशन एक्ट कहते हैं, पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद यहां इसके रेफरेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट इसे नोटिफाई करेगी। मैंने आप लोगों को इसे कैसे लिख दिया भाई, मैंने आप लोगों को इस पॉइंट पर इसे लिख दिया है यहां कि भाई जो सेक्शन 1 है कंपटीशन एक्ट वो इसका शॉर्ट टाइटल बताता है। इसकी एनफोर्समेंट डेट वो होगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। इसे प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली 13 जनवरी 2013 को और बाद में सेक्शन 3 और 4 के साथ ये जो एनफोर्समेंट में आया ये आया 20 मई 2009 को, जो कि फंक्शनल हुआ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके रेफरेंस में हम लोगों ने इसकी एनफोर्समेंट डेट को भी साथ में इंक्लूड कर लिया सेक्शन 3, 4 और कंपटीशन एक्ट के साथ। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए यहां इस पॉइंट पर आगे लेकर आया। भाई डिफरेंट प्रोविजन डिफरेंट डेट पर भी एनफोर्स हुए हैं। भाई जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद से अब ये खत्म हो चुका है। इसके रेफरेंस में बात करी जाएगी। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद इसके रेफरेंस में आप लोगों से कहते हैं स्कीम ऑफ द एक्ट। तो इस लॉ में क्या लिखा है, तो भाई पहला टोटल 9 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी है, दूसरा सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ में किसके बारे में बात करी जा रही है, तो कहते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एब्यूज ऑफ डोमिनेंस और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ये आप लोगों को चैप्टर 2 के अंदर मिलता है। भाई पहले बताया टोटल 9 चैप्टर्स हैं। चैप्टर के अंदर कहां कहां क्या क्या मिल रहा है इसके बारे में बता रहा हूं। भाई यहां फिर मैंने आप लोगों को बताया यहां एस्टेब्लिशमेंट कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हम लोगों को चैप्टर 3 में मिलेगा। उसके बाद ड्यूटीज एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ कमीशन, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल और जो पेनल्टीज हैं उसके बारे में। फाइनली कंपटीशन एडवोकेसी, फाइनेंस अकाउंट, कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल और मिसलेनियस प्रोविजन। ये सारी चीजें हमें अलग अलग चैप्टर्स में लिखी हुई मिलती है। अब एक एक करके हम लोग इन पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई देखो मैं डेफिनेशन आप लोगों के लिए अलग लिख कर लेकर आया हूं जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मगर इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू कलेक्ट पीडीएफ। सर बेटा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने कंपनी लॉ की पीडीएफ दे दी थी, इसकी भी पीडीएफ दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है बेटा यश। हाँ जी, भाई देखो वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट लिखकर लेकर आया हूं पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहां कवर करवा रहा हूं। भाई यहां सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज बी में एग्रीमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। भाई एग्रीमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने बताया सपोज करो जहां केवल मार्केट में 3 ही प्लेयर हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी हो गए या फिर वोडाफोन आइडिया हो गया और जो है एयरटेल हो गया। अगर ये तीनों लोग आपस में एग्रीमेंट कर लें कि भाई हम सब लोग मिलके 2,000 रुपए का या 1,000 रुपए का रिचार्ज करेंगे, तो ऐसे केस में अगर इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया तो 1,000 रुपए का रिचार्ज तो हो ही जाएगा, फिर इन्हें कौन रोकेगा। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये देखने की कोशिश करता है क्या इनके बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है। तो इसलिए एग्रीमेंट किसे माना जाएगा, इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन नहीं गवर्न हो रही है, बल्कि कंपटीशन एक्ट में अलग से एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। भाई क्या कहते हैं एग्रीमेंट का क्या मतलब है, कहते हैं कोई भी अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग या फिर एक्शन आपस में मिलकर पार्टीज के बीच में।
ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है और यहां इनफॉर्मल भी हो सकता है। ऐसे केस में ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता। इस पॉइंट पर सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्यों दे रखी है? क्योंकि यहां हम सेक्शन 3 में पढ़ते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, तो इसे प्रोहिबिट करता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, ये सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली एग्रीमेंट की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि बहुत ही वाइडर डेफिनेशन है। कैसे वाइडर डेफिनेशन है? हर चीज इसमें एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड कर दी। भाई जरूरी थोड़ी है वोडाफोन आइडिया और मुकेश अंबानी बैठ के लिखेंगे, बोले अब से हम इंडिया वालों को लूटने वाले हैं, 1,000 रुपए का रिचार्ज करने वाले। ऐसा थोड़ी है। आपस में फोन पे चुपचाप बात कर ली, आपस में फोन पे चुपचाप बात कर ली। सर अगर आपस में फोन पे चुपचाप बात कर ली तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे आइडेंटिफाई करता है? उनके पास आइडेंटिफाइंग के मैकेनिज्म है। कैसे हैं अभी आगे देख भी लेंगे। पर यहां इस पॉइंट पर कहते हैं कोई भी अरेंजमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है आपस में, उसने बढ़ाए हैं तो मैं भी बढ़ाऊंगा, ये भी अंडरस्टैंडिंग है, इसे भी कवर कर रहे हैं। एक्शन इन कंसर्न बिटवीन दी पार्टीज, भले ही वो रिटन हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, सारी चीजें एग्रीमेंट की डेफिनेशन में यहां कवर की जाती है। ये सेक्शन 2 क्लॉज बी कहता है। एक बार मैं आप लोगों को बेरेक से भी दिखवा देता हूं ताकि भरोसा रहे कि सर जो है वो अपने पास से चीजें बताने की कोशिश नहीं करे। देखो लिखा है एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग एक्शन इन कंसर्न अरेंजमेंट इनफॉर्मल राइटिंग अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग इंटेंडिंग टू बी एनफोर्सेबल बाई लीगल प्रोसीडिंग, वेदर और नॉट अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग लीगली एनफोर्सेबल करवानी है नहीं करवानी है, इसके रेफरेंस में मैंने आप लोगों को इसे इजी लैंग्वेज में कर दिया। भाई यहां जरूरी नहीं है कि उसे लीगली एनफोर्स करवाने के लिए ही आपस में एग्रीमेंट किया जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन 2 क्लॉज बी में आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है। अब उसके बाद देखो कंपटीशन की जो मीनिंग है मैंने वो जनरल मीनिंग में बता दिया कि भाई जनरल मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक राइवलरी पार्ट, जो एंटरप्राइजेस है उनके बीच में एक दूसरे के लिए जो राइवलरी है, बिजनेस राइवलरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पर अगर राइवलरी नहीं होगी तो कभी कभी ना मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो मोनोपोली क्रिएट ना हो इसीलिए कंपटीशन मार्केट में होना जरूरी है। उसके बाद देखो कार्टेल की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई कार्टेल का मतलब क्या होता है? भाई कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप बना लेना। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप बना लेना। जब जो कंपनीज है आपस में ग्रुप बना ले, आपस में ग्रुप बना ले। जरूरी नहीं है कि ये हम नेशनल लेवल पे बात करें तभी ग्रुप बनाने की बात हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। कार्टेल बनाने का मतलब जरूरी नहीं है कि कार्टेल नेशनल लेवल पे बनाया जा सके। हो सकता है कहीं जो है मदर डेयरी, कहीं मदर डेयरी, और हो सकता है कोई एक और डेयरी है जो कि राजस्थान डेयरी के नाम से है, जो कि राजस्थान में ही सिर्फ दूध सप्लाई करती है। उन्होंने मदर डेयरी वालों से एग्रीमेंट कर दिया कि भाई साहब हम अपना दूध 50 रुपए किलो बेचेंगे, आप अपना दूध जो है यहां मत बेचना मदर डेयरी वालों से। तो ये आपस में कार्टेल किसी भी लेवल पे हो सकता है। इसीलिए इसके रेफरेंस में हम बात करेंगे रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट के बारे में, रेलिवेंट मार्केट के बारे में जो डेफिनेशंस पढ़ते हैं वो इसी रेफरेंस में पढ़ते हैं। तो जो कार्टेल है वो किस तरीके से बन सकता है? भाई कार्टेल दो लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं और कई उसके साथ लोगों को जोड़ रहे हैं कि वो आपस में प्राइस एक साथ बढ़ाएंगे, प्राइस एक साथ कम करेंगे, गुड्स की सप्लाई को मार्केट में रोक देंगे। इसी चीज को हम कार्टेल कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? भाई कार्टेल का क्या मतलब होता है? कार्टेल जो है एक एग्रीमेंट है जो कि प्रोड्यूसर के बीच में हो सकता है, सेलर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में हो सकता है। भाई क्या पर्पज होता है इसका? पर्पज होता है इंक्रीज प्राइस एबव कॉम्पिटिटिव लेवल, हार्मिंग कंज्यूमर्स एंड द इकोनॉमी। तो इससे जो है हायर प्राइस मिलता है, पुअर क्वालिटी मिलती है और लिमिटेड चॉइस मिलती है। तो इस बेसिस पर यहां कार्टेल की डेफिनेशन हमें मिलती है। भाई सेलर, प्रोड्यूसर, ट्रेडर आपस में एग्रीमेंट कर लें तो इसे जो है यहां कार्टेल की डेफिनेशन में कवर किया जाता है। एक बार मैं आप लोगों को इसके बेसिस पर वापस से यहां कंपटीशन एक्ट की वेयर एक्ट दिखा देता हूं। भाई क्या लिखा है यहां कार्टेल की डेफिनेशन में? कार्टेल इंक्लूड्स एनी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर जो लिमिट, कंट्रोल या फिर क्या करने की कोशिश करें, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस को। भाई किसी भी तरीके से, जैसे मैंने बताया ना कि इतना माल नहीं बेचेंगे मार्केट में, 200 किलो से ज्यादा नहीं बेचेंगे। भाई जैसे कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो ऑयल के लिए जो है एक अलग से ग्रुप बना हुआ है।
जिसके अंदर वो लोग प्राइस फिक्स करते हैं कि भाई कितनी सप्लाई देनी है ताकि मार्केट में ऑयल ज्यादा ना जाए, इसकी वजह से प्राइस जो है वो पेट्रोलियम का नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसके रेफरेंस में अलग से ग्रुप्स बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसे हम कार्टेल ही तो बोलेंगे। ऐसे ही अगर कोई पर्सन नेशनल लेवल पे करने लगे या फिर स्टेट लेवल पे करने लगे, कोई भी पर्सन अगर लिमिट कंट्रोल या फिर प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर गुड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम कार्टेल की डेफिनेशन में कवर करते हैं। तो ये आप लोगों से सेक्शन 2 क्लॉज सी में कार्टेल की डेफिनेशन मिलती है। अब कार्टेल देखो मैंने बता दिया, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है, इंपोर्ट के लेवल पे हो सकता है और एक्सपोर्ट के लेवल पे हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई चेयरपर्सन के बारे में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन। तो कोई चेयरमैन जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं, जो कि सेक्शन 8 में अपॉइंट होंगे और इनका काम होगा फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना, जो कि कंपटीशन कमीशन कर रहा है। कमीशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज ई में मिलती है। भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को रेफर किया जाता है, जो उसकी सेक्शन 7 में एस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद कंज्यूमर की डेफिनेशन को कवर किया गया। भाई कंज्यूमर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, पर यहां भी दे रखी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में कवर कराते हुए चल रहा हूं। भाई देखो कंज्यूमर के डेफिनेशन के अंदर हर एक पर्सन को कवर किया जा रहा है। भाई किसे, यहां कोई भी पर्सन जो गुड्स को बाय कर रहा है या फिर गुड्स को बाय कर रहा है किसी भी तरीके से, उधार पे लेता है, खरीदता है, कैश देता है, कार्ड से देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पर्सन जो गुड्स को हायर कर रहा है या फिर सर्विसेज को अवेल कर रहा है, भले ही वो कमर्शियल यूज के लिए करता हो, भले ही वो कमर्शियल यूज के लिए करता हो। भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में और यहां डिफरेंस में यही है। तो यहां भले ही वो कमर्शियल यूज के लिए करता हो, उसे हम कंज्यूमर काउंट करेंगे। तो ताकि यहां पता चल सके कि आप अपने आप बेनिफिट नहीं ले रहे हो, जो बड़ी कंपनीज हैं वो बेनिफिट नहीं ले रही हैं, इसके रेफरेंस में यहां ये पर्पस है। अब उसके बाद मैं बोलूंगा बाकी सारी चीजों को हम छोड़ते हैं, इसके रेफरेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि रेलिवेंट मार्केट के बारे में बात करती है। रेलिवेंट मार्केट क्या है? देखो रेलिवेंट मार्केट मैंने आप लोगों को बताया नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, स्टेट लेवल पे भी हो सकता है और हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो। तो रेलिवेंट मार्केट में कंपटीशन को आइडेंटिफाई करने का काम ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। भाई जैसे कि डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 में, डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 में आपस में कंपटीशन है, इसके रेफरेंस में डिस्ट्रिक्ट 2 रेलिवेंट मार्केट हो गया। तो रेलिवेंट मार्केट जो है वो रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट से देखा जाता है और रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट से देखा जाता है। यानी कि अगर रेलिवेंट मार्केट की डेफिनेशन में देखूं तो इसके रेफरेंस में कहते हैं भाई रेलिवेंट मार्केट क्या होता है, जिसके रेफरेंस में रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट हो और रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट। सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? भाई एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई पर्सन जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, तो ये कह दोगे कि दोनों लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? बोले हाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कह देंगे, मगर कोई कंपैरिजन नहीं है। एसएससी वाले का एग्जाम बहुत सारी स्टेजेस का है, उसका एग्जाम जो है कभी इससे आता है कभी उससे आता है, ऐसे ही चलता रहता है। वहां अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई पर्सन जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन भी जुडिशरी तैयारी कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये आपस में रिलेटेड है। मगर सपोज करो वो दो लोग एक ही गांव से निकल कर आते हैं, एक ही जगह स्कूल से निकल कर आते हैं, तो वो लोग एक्चुअल में कंपैरिजन कर रहे हो ना उनका, वो सही चीज है, वो सही चीज है। जब उनका आपस में एक्चुअल में कंपैरिजन हो रहा है, जब वो सेम प्लेस से निकल कर आ रहे हैं, यानी कि उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन सेम है, सेम स्कूल से निकल कर आए, यानी कि एजुकेशनल बेस सेम है, तो इसी के रेफरेंस में रेलिवेंट मार्केट क्या है, तो इसे मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाएगा रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट के बेसिस पर और रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट के बेसिस पर, जिसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इनके बीच में कंपटीशन जो है वो रेलिवेंट मार्केट को रेफर करते हुए ढूंढते हैं। अब इसके रेफरेंस में आप लोगों को जो डेफिनेशन मिलती है वो है रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, भाई जिसमें कंपटीशन की कंडीशन सिमिलर है। भाई ऐसा मार्केट जिसमें कंपटीशन की कंडीशन जो है वो सिमिलर है, तो उस केस में इसे हम रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट बोलेंगे। उसके बाद रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या बोलेंगे? भाई रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट जहां कोई कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को इंटरचेंजेबली यूज कर सकता है,
उस प्रोडक्ट को इंटरचेंजेबली यूज कर सकता है, इसे हम रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट बोलते हैं। तो रेलिवेंट मार्केट क्या है? रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। उसके बाद रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या है? सेम एरिया होना चाहिए, सेम डिमांड होनी चाहिए, एक जैसे प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए, तभी तो आपस में कंपैरिजन कर पाओगे, अदरवाइज तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। अगर एक प्रोडक्ट दूसरे से सब्स्टिट्यूटेबल है तो कंपैरिजन कर पाओगे, अदरवाइज तो कंपैरिजन कर नहीं पाओगे। भाई जैसे कि कोई पर्सन पेप्सी पीता है, उसकी जगह कोई पर्सन कैंपा भी पीने लगा, तो इसका मतलब अब कैंपा वालों की और पेप्सी वालों की रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट सिमिलर हो गई, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट सिमिलर हो गई। तो ये रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट की डेफिनेशन हमें मिलती है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, फर्स्ट क्लास है। तो उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। यहां बात कर रहे हैं सेक्शन 3 के बारे में। भाई सेक्शन 3 आप लोगों से बात करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से रिलेटेड। भाई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब क्या है? भाई कोई भी पर्सन आपस में ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन हम लोगों ने बात कर ली, जरूरी नहीं है कि वो लीगली एनफोर्सेबल पर्पस हो, आपस में अपने फायदे का काम कर रहे हैं, जिससे वो क्या कर रहे हैं? प्राइस को फिक्स कर रहे हैं, प्रोडक्शन को लिमिट कर रहे हैं, या फिर मार्केट फिक्स कर रहे हैं। भाई जैसे कि सपोज करो मैंने किसी जुडिशरी के टीचर से फिक्स कर लिया, भाई देखो दिल्ली में मैं पढ़ाऊंगा, इंदौर में तुम पढ़ाना, राजस्थान में तुम पढ़ाना। तो ये जो आपस में मार्केट फिक्स कर लेना है, क्या ये भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में कवर होगा? हाँ जी बिल्कुल कवर होगा। तो एग्रीमेंट करना कोई भी जो कि प्राइस फिक्स कर रहा है, प्रोडक्शन लिमिट कर रहा है, या फिर मार्केट एलोकेट कर रहा है, या फिर बिड रिगिंग कर रहा है। बिड रिगिंग क्या होता है? भाई देखो टेंडर डाला गवर्नमेंट ने, चार लोगों ने बिड डाली, चारों ने कह दिया कि भाई साहब हम लोग बिड जो है ना वो 200 रुपए से ऊपर डालेंगे, इस बार टेंडर तुम ले लेना, इस बार टेंडर तुम ले लेना, इस बार टेंडर तुम ले लेना। चारों लोगों ने डाली होगी तो इससे नीचे जाएगा ही नहीं, तो आपस में एक साथ बिड डालेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बिड रिगिंग। तो ऐसे करके कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अगर किया जा रहा है जिसकी वजह से कंपटीशन को नुकसान होता है, कंज्यूमर को नुकसान होता है और इकोनॉमी को नुकसान होता है, तो इसे प्रोहिबिट करा जा रहा है सेक्शन 3 के अंदर। इसी को हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कहते हैं। अब उसके बाद मीनिंग जानते हैं सेक्शन 3 के पर्पस से। भाई सेक्शन 3 कहता है ये जो एग्रीमेंट है ये एडवर्सली अफेक्ट कर रहा, एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट होना चाहिए कंपटीशन का। एप्रीशिएबल वर्ड एड है, यानी कि जो कंपटीशन पर अफेक्ट हो रहा हो वो आंखों दिखता होना चाहिए कि भाई साहब आपस में कुछ तो चल रहा है इनका, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है उसे नुकसान हो रहा है। अब ये किसी से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। इसके रेफरेंस में सेक्शन 3 क्लॉज 2 कहता है अगर कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया जा रहा है तो वो वॉइड होगा, वो वॉइड होगा, ऐसा सेक्शन 3 कहता है। अब इसके रेफरेंस में आगे की बात करते हैं। भाई एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा, पूरा एग्रीमेंट वॉइड होगा। एग्रीमेंट प्रिज्यूम्ड टू बी एंटी कॉम्पिटिटिव। भाई सेक्शन 3 क्लॉज 3 बताता है किस एग्रीमेंट को हम ये मान लेंगे कि ये तो एंटी कॉम्पिटिटिव ही है, पर से इलीगल है। एंटी कॉम्पिटिटिव है, पर से इलीगल है, सेक्शन 3 क्लॉज 3 बताता है। ये कहते हैं जो कॉम्पिटिटर्स सिमिलर गुड्स में डील करते हैं या सिमिलर सर्विसेज में डील करते हैं, अगर उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया प्राइस फिक्स करने का, सेल प्राइस फिक्स करने का, जैसे कि मैंने कहा कि भाई सबने फिक्स कर लिया कि 100 रुपए से नीचे का पर लीटर मिल्क नहीं बेचना है, पर लीटर मिल्क नहीं बेचना है, प्राइस फिक्स कर लिया। लिमिट कर दिया प्रोडक्शन कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, ठंड पड़ रही है, हम 1000 हीटर ही बनाएंगे, 1000 हीटर ही बनाएंगे। तो उस केस में जब सिर्फ 1000 हीटर बनाएंगे तो ठंड पड़ेगी, तो जो भी पर्सन को जिस रेट में मिलेगा उस रेट में जो है वो मार्केट से परचेस करेगा। तो उस केस में यहां इस तरीके से लिमिट करना, या फिर बिड रिगिंग या फिर कोल्यूसिव बिडिंग करना, या आपस में मिली भगत करके क्या करना? बिड रिगिंग करना। भाई जैसे मैंने अभी बिड का एग्जांपल दिया। उसके बाद शेयर्स मार्केट बाय एरिया, यानी कि एरिया फिक्स कर लिया कि भाई इस एरिया में तुम काम नहीं करोगे, इस एरिया में मैं काम नहीं करूंगा,
तो इससे जो है ये सारे एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली एंटी कॉम्पिटिटिव ही माने जाते हैं, ऐसा आप लोगों को बताया जा रहा है। अभी सेक्शन 3 पूरा नहीं हुआ, अभी सेक्शन 3 पूरा नहीं हुआ। सेक्शन 3 में देखो बिड रिगिंग कॉल्यूसिव बिडिंग क्या होता है, मैंने इसे डिटेल में भी लिखा है ताकि बाद में जब मैं आप लोगों को यहां इसकी पीडीएफ दूं तो आप लोग इसे पढ़ पाओ। उसके बाद सेक्शन 3 क्लॉज 4 आता है जो कि वर्टिकल एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। पहले मैं अब आप लोगों को सेक्शन 3 को दिखा देता हूं, ऐसा न लगे कि सर अपने पास से बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन 3 समझा रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए एक बार जिन लोगों ने बेरेक्ट नहीं देखा है उन लोगों को यहां मैं बेरेक्ट में दिखवा देता हूं। भाई सेक्शन 3 क्लॉज 1, कोई भी ऐसी एंटरप्राइजेस जो कि ऐसा काम कर रही है जो कि प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर रही है, जिसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन का, ये काम नहीं करना है, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किया जाएगा तो क्लॉज 2 के अंदर वॉइड हो गया। उसके बाद यहां इस पॉइंट पर मैंने आप लोगों को इसके रेफरेंस में बताया कि कोई भी पर्सन एसोसिएशन बना रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ऐसे केसेस में एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। तो देखो मान लिया जाएगा कि इसके बेसिस पर तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो ही रहा है। बिड रिगिंग या फिर कॉल्यूसिव बिडिंग, मैंने अपने पास से नहीं बता रहा हूं, शेयर्स दी मार्केट, मार्केट एरिया फिक्स कर लिया, लिमिट दी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन और इनडायरेक्टली डिटरमाइन दी सेल प्राइस। तो मैंने आप लोगों को ये इस तरीके से यहां अपने पीडीएफ में इस पॉइंट पर ऐसे बता दिया ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ पाओ। भाई मैंने आप लोगों को इसे ऐसे कवर करके बता दिया कि भाई शेयर करना प्राइस ताकि अलग से दिख जाए, पर से इलीगल होगा ऐसा एग्रीमेंट। उसके बाद सेक्शन 3 क्लॉज 2 को मैंने एक साथ 3 क्लॉज 1 के साथ मैंने कवर करवा दिया। अब उसके बाद मैं आप लोगों को यहां लेकर चल रहा हूं सेक्शन 3 क्लॉज 4 के ऊपर। भाई ये आप लोगों से बात करता है वर्टिकल एग्रीमेंट के बारे में, ये बात करता है वर्टिकल एग्रीमेंट के बारे में। सर एक्ट पहले कभी सुना नहीं, फिर क्यों दे दी? मैं कह रहा है कि पहले एक्ट नहीं बेटा, मैंने तो काम किया हुआ है कंपटीशन एक्ट के साथ। मतलब जब मैं एक कंपनी का जब ज्वाइन किया था मैंने एज अ कंपनी सेक्रेटरी असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के तौर पर मुंबई में, तो उस समय कंपनी जो है मर्जर के लिए जा रही थी। तो उस कंपनी का, दो कंपनी का मर्जर हो रहा था, बड़ी कंपनी थी। तो उस केस में हमें कंपटीशन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है जब बड़ी कंपनीज का मर्जर होता है। सेक्शन 6 इसके बारे में बात करता है ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है ये लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है। आओ जी, सेक्शन 3 क्लॉज 4 के बारे में मैं बात कर लेता हूं। भाई सेक्शन 3 क्लॉज 4 आप लोगों से क्या बात करता है, वर्टिकल एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। देखो भाई वर्टिकल एग्रीमेंट क्या होते हैं, तो देखो हम लोग जब इसे पढ़ते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि सेक्शन 3 क्लॉज 3 के अंदर, 3 क्लॉज 3 के अंदर जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है ये तो पर से वॉइड माने जाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है ये तो पर से वॉइड माने जाएंगे, हम ये कहते हैं। मगर जो वर्टिकल एग्रीमेंट है इसे हम पर से वॉइड नहीं मानते। सेक्शन 3 क्लॉज 4 आप लोगों से कहता है वर्टिकल एग्रीमेंट के बारे में, वर्टिकल एग्रीमेंट के बारे में। वर्टिकल एग्रीमेंट जो है वो पर से वॉइड नहीं होते, इसे प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। ये पर से वॉइड नहीं होते, इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, इस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। सर इसे कैसे याद रखें कि भाई हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट सेक्शन 3 क्लॉज 3 में पर से वॉइड होते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसे वाली लाइन, जब दो लोग सिमिलर लेवल पे आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है। तो उस केस में यहां इसे पर से वॉइड माना जा सकता है, जैसे कि सेलर सेलर से बात कर रहा है या फिर जो है प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन वाले से बात कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है। तो कहते हैं ना दो अमीर लोग आपस में डील करेंगे, रिच वन और रिच टू, तो यहां इसके चांस ज्यादा हैं, तो इसलिए इसे तो हम पर से वॉइड कह देते हैं। मगर जब वर्टिकल एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना तो इसका मतलब यह है कि सेलर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरर है वो डील कर रहा है किसके साथ, वो डील कर रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या फिर शॉपकीपर के साथ।
कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैन्युफैक्चरर के साथ डील कर रहा है, तो कहते हैं देखो बड़ा कम चांस है कि कोई अमीर आदमी जो है ना वो किसी गरीब आदमी के पास आकर एग्रीमेंट कर रहा हो। ऐसे चांसेस बड़े कम है। देखो समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई पर्पस नहीं है। तो इसलिए जो वर्टिकल एग्रीमेंट है वो पर से वॉइड नहीं होते, पर से वॉइड नहीं होते। अब इसके रेफरेंस में वर्टिकल एग्रीमेंट है कौन कौन से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई यहां कहते हैं, यहां टाई इन एग्रीमेंट, बायर इज फोर्स टू प्रोडक्ट टू बायर इज फोर्स टू बाय अनदर प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। यानी कि यहां क्या कह दिया भाई, बायर से कह दिया कि अगर आपको वॉलेट परचेज करना है, अगर आपको वॉलेट परचेज करना है तो इसके साथ बेल्ट भी परचेज करनी पड़ेगी, इसके साथ बेल्ट भी परचेज करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में यहां ये टाई इन एग्रीमेंट आ जाता है। उसके बाद एक्सक्लूसिव प्राइस सप्लाई एग्रीमेंट, यानी कि यहां मैन्युफैक्चरर ने कह दिया, सपोज करो कोई टायर मैन्युफैक्चरर था एमआरएफ वाला, एमआरएफ वाले ने कह दिया भाई यहां किससे, सप्लायर से, शॉपकीपर से कह दिया कि भाई साहब अगर आपने हमारी कंपनी की एजेंसी ले ली है तो आप किसी डनलप कंपनी का या फिर किसी अपोलो कंपनी का और कंपनी का टायर नहीं बेचोगे, आप सिर्फ हमारी कंपनी का ही टायर बेचोगे। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। इसी तरीके से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट होता है कि भाई आप किसी और कंपनी के माल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे और इस एरिया में ही सिर्फ आप डील करोगे, इसके रेफरेंस में बात करते हैं। उसके बाद रिफ्यूजल टू डील, भाई आप किसी और प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करोगे, तो ये रिफ्यूजल टू डील होता है। फिर उसके बाद रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, यानी कि इससे कम प्राइस पर आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, इससे कम प्राइस पर आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। सर ऐसा तो एग्रीमेंट होता ही है, बहुत सारे जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इसके बारे में बात करती हैं कि भाई इससे कम पर प्राइस नहीं बेच सकते, मगर बेटा ऐसा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट वर्टिकल के केस में वाइड होगा बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ, जब उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा होगा, हर केस में नहीं होता। तो इस पॉइंट पर यहां इसके रेफरेंस में इस पॉइंट को बताया है। भाई इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब देखो इसके रेफरेंस में ना सेक्शन 3 को, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को हम न्यू के साथ कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। भाई न्यू के साथ हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। सर ये न्यू कहां से आ गया, भाई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में हमने सेक्शन 3 की बात करी, ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशन, 2023 का अमेंडमेंट कहां से आ गया। तो भाई देख लो, विश्वास कर लो, अपने पास से कुछ नहीं लेकर आया हूं, जो भी है वो सब दिखवा रहा हूं कि कैसे इसे कवर करना। हाँ जी दोस्तों, भाई यहां इसके रेफरेंस में मैं आप लोगों को सेक्शन 3 दिखा, भाई सेक्शन 3 में अमेंडमेंट हुआ है, देखो लिखा हुआ है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 3। क्या कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 3 में, सबसेक्शन 3 के बाद ये प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया गया है, ये प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया गया है। उसके बाद यहां सबसेक्शन 4 में ये वर्ड्स ऐड कर दिए गए हैं, सप्लाई और डीलिंग वर्ड ऐड कर दिया गया है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन इस तरीके से यहां लिखी हुई है, टाई इन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डील एग्रीमेंट, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए मिलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला पॉइंट मिलता है। तो सेक्शन 3 से रिलेटेड अमेंडमेंट के पॉइंट ये मिल रहे हैं, मगर इन पॉइंट्स को समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए इजी कर दिया, भाई ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशन को कंपेयर कर लो। भाई यहां इस पॉइंट पे क्या कहते थे, प्रिजम्पशन और कार्टेल जो है वो आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड में अप्लाई होता था। इसके अंदर सेक्शन 3 क्लॉज 4 के अंदर एग्रीमेंट्स अमंग एंटरप्राइजेस कवर होते थे। वर्टिकल एग्रीमेंट जो है वो एंटरप्राइजेस और एंड कंज्यूमर से रिलेटेड थे, जिसमें हम लोगों ने यहां ये बात करी थी। अब इस पॉइंट पर इसके रेफरेंस में न्यू पोजीशन क्या है, even enterprises not in similar trade can be presumed to be a part of the cartel if they participate or intend to participate। यानी कि दो लोग आपस में सिमिलर प्रोडक्ट में डील नहीं भी कर रहे हैं तो भी उस केस में यहां मान लिया जाएगा कि वो कार्टेल क्रिएट कर सकते हैं। दो लोग आपस में सिमिलर प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हैं बट फिर भी माना जाएगा कि वो कार्टेल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 3 क्लॉज 4 अब एक्सप्रेसली कवर करता है ऑल काइंड ऑफ एग्रीमेंट नॉट रेस्ट्रिक्टेड इज स्कोप टू एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेक्शन 3 क्लॉज 4। तो अब इसके रेफरेंस में सेक्शन 3 क्लॉज 4 का स्कोप बड़ा हो गया। तो वर्टिकल रिस्ट्रेंट आर नॉट ओनली अप्लाई टू गुड्स एंड सर्विसेज, बल्कि यहां इस पॉइंट पर ये सारी चीजें के अंदर ये बाकी चीजें भी कवर होने लगी। उसके बाद
एक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन था वो एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर अदर आईपी लॉज इन फोर्स। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये कंपैरिजन करके बता दिया कि न्यू लॉ में और पुराने लॉ में क्या कंपैरिजन है। इसके रेफरेंस में हम लोगों ने ये पॉइंट कवर कर लिया। आओ जी दोस्तों, अब उसके बाद यहां हम बात कर लेते हैं सेक्शन 4 के बारे में। पहले एक बार वापस से डायरेक्ट से दिखवाता हूं। सेक्शन 4 ऐसा ना लगे कि सर अपने पास से बड़ा लंबा चौड़ा सा बताने लगे। इसमें मैं बोलूंगा नहीं दोस्तों, सेक्शन में दम है, सेक्शन में दम है। प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। भाई देखो, डोमिनेंट पोजीशन होना बुरी बात नहीं है, डोमिनेंट पोजीशन होना बुरी बात नहीं है, उसका एब्यूज करना बुरी बात है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कब बोला जाए कि कोई कंपनी जो बिजनेस में है उसकी डोमिनेंट पोजीशन है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जियो कंपनी है। अगर जियो कंपनी अपना सिम का काम बंद कर दे तो बताओ उसकी पोजीशन से सारे लोग इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर एयरलाइंस में बात कर लें, इंडिगो ने अपने ऑपरेशंस को बंद किया, क्या पैसेंजर अफेक्ट हुए या नहीं हुए? हाँ जी, बिल्कुल अफेक्ट हुए। तो ऐसे केसेस में ऐसी कंपनी की पोजीशन मार्केट में डोमिनेंट मानी जाती है। अभी लॉ किस भाषा में बताता है डोमिनेंट पोजीशन को, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहां ये कहते हैं कि डोमिनेंट पोजीशन को एब्यूज नहीं करना है, यानी कि बाकी सारे जितने भी अदर आपके आसपास के लोग काम करने वाले हैं उनको किसी भी तरीके से ऐसी कंडीशन में नहीं करना है कि जिससे कि वो नए लोग मार्केट में एंटर कर ही ना पाए। जैसे कि कोई भी पर्सन मार्केट में नया एंटर ना कर पाए, इतना बैरियर आपने लगा दिया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, भाई जैसे कि ओला, उबर, ये जैसी कंपनी आती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने यहां सारे लोगों को कंफर्ट करने के लिए पहले इतने कम रेट में लोगों को कैब अवेलेबल करवाई कि लोगों की आदत ही खराब हो गई कि फोन मिलाया और कैब बुक कर ली। तो ऐसे करके अब कोई नया पर्सन मार्केट में आना चाहता है, क्या आ जाएगा? इतना लॉस हर कोई पर्सन नहीं बियर कर सकता जो ये बड़े बड़े कंपनीज वाले आकर बियर कर सकते हैं। तो इस केस में अपनी पोजीशन को एब्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बैरियर्स क्रिएट कर रखे होते हैं ना मार्केट में एंटर करने के लिए, इसी को हम कहते हैं एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ये सेक्शन 4 में हमें लिखा हुआ मिलता है। तो देखो, काफी बड़ा सा सेक्शन दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो अपनी मर्जी से बढ़ा के बता दूंगा। और देखो, इसमें ना एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को डोमिनेंट पोजीशन का मीनिंग भी लिखा हुआ मिलता है। तो मैं आप लोगों को इस पॉइंट पर अपनी पीडीएफ के थ्रू सबसे पहले मीनिंग ऑफ डोमिनेंस बता रहा हूं। भाई डोमिनेंस का मीनिंग क्या है? भाई डोमिनेंस का मीनिंग है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मार्केट में। किसी पर्सन की जो मार्केट प्लेयर है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वो स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली ऑफ द कॉम्पिटिटर अफेक्ट एंड मार्केट फोर्स अफेक्ट कर सके सप्लाई को, प्राइस को, कंज्यूमर को और कॉम्पिटिटर्स को अपने फेवर में। यानी कि उसका मार्केट शेयर इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपनी पावर को जो है यूज कर पाए। जैसे कि सपोज करो, सब लोग सिम यूज करते हैं, सब लोग सिम यूज करते हैं। भाई सिम आता है, सपोज करो एयरटेल कंपनी का, सिम आता है जो है वोडाफोन इंडिया का, सिम आता है जियो कंपनी का, जियो कंपनी का। मैं ये कहता हूं कि अगर ये कहें कि जो इतना शेयर है, इतना शेयर जो है वो सारा का सारा जियो कंपनी का है, इतना का सारा शेयर जो है वो जियो कंपनी का है। बाकी ये जो रेड से शो हो रहा है, ये जो रेड से शो हो रहा है, इसमें जो है यहां सिर्फ वोडाफोन और एयरटेल है। तो ऐसे केस में इसका मतलब रिलायंस की पोजीशन, जियो की पोजीशन डोमिनेंस वाली हो गई। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसे अफेक्ट कर सकती है, कॉम्पिटिटर्स को अफेक्ट कर सकती है, सप्लाई को, कंज्यूमर को, कॉम्पिटिटर्स को अफेक्ट कर सकती है। अब ये हो गई डोमिनेंस का मतलब। अब डोमिनेंस को एब्यूज करने का क्या मतलब है? डोमिनेंस को एब्यूज करने का क्या मतलब है? ये कहते हैं मिसयूज करना अपनी पावर को। कैसे? जिससे कि फेयर कंपटीशन हार्म हो, जिससे कि फेयर कंपटीशन हार्म हो। और इस केस में जो सिमिलर फर्म्स हैं, स्मॉलर फर्म्स जो हैं,
वो मार्केट में एंटर करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। डिफिकल्ट टू एंटर जो है स्मॉलर फर्म्स टू कॉम्पीट मार्केट, जो मार्केट में नई फर्म है वो एंटर ही ना कर पाए। जैसे कि अगर आप जो पेटीएम कंपनी का जो पर्सन है ना, क्या नाम है उसका, नाम नहीं पता मुझे, अश्मित वगैरह कुछ नाम है उसका जितना मुझे याद है, तो उसके बारे में सुनोगे तो उसके ना पर्सन कोई पास ले जाकर पेटीएम वाला आइडिया देकर जाता है। तो कहता है भाई तुम्हें इसमें प्रॉफिट क्या होगा, तुम पेटीएम पर जो फीस रखो, जो लोग पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करेंगे, इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है। तो उन्होंने कहा, जो उसके पास आइडिया लेकर आए थे उसके दोस्त, कहते हम इस पे ना एक परसेंटेज लेंगे, 1 रुपया पर ट्रांजेक्शन, 10 रुपए पे, 100 रुपए पे, 200 रुपए पे, ऐसे करके हम फीस लेंगे। तो उसने कहा कि अगर ऐसे फीस लोगे तो कोई 50 पैसे लेगा, कोई 50 पैसे लेना शुरू कर देगा, तो फिर लोग उसकी तरफ जाने लगेंगे। बोले तो फिर क्या करें, बोले एक भी पैसा मत लो। बोले फिर कमाएंगे कैसे, बोले पहले कुछ नहीं कमाना है, जिससे कोई नया पर्सन आए ना, क्योंकि उसे लगेगा फायदा ही नहीं हो रहा कुछ, फायदा ही नहीं हो रहा कुछ। जब तक सारे यूजर शिफ्ट ना हो जाएं अपने प्रोडक्ट पर, तब तक पैसा मत कमाओ, फिर बाद में पैसा कमाएंगे। तो इससे जो स्मॉलर फर्म्स थी वो घुस ही नहीं पाई कभी इस बिजनेस में, घुस ही नहीं पाई। कितने लोग हैं आप बताओ ना जो इस तरीके के एप्लीकेशंस बना रहे हैं। तो इस पॉइंट पर यहां सिमिलर फर्म्स जो है वो मार्केट में एंटर ना कर पाए, ये जो है एब्यूज करना है डोमिनेंट पोजीशन को। अब डोमिनेंट पोजीशन को यूज करने के तरीके क्या है, जैसे मैंने एक आप लोगों को एक एग्जांपल बता दिया। एक दूसरा एग्जांपल क्या है भाई, अनफेयर प्राइसेस और कंडीशन, चार्जिंग एक्सेसिव प्राइसेस और इंपोजिंग अनरीजनेबल टर्म्स। भाई यहां क्या कर रहे हैं, अनफेयर प्राइसेस रख रहे हैं, या फिर देखो लिखा है बिलो कॉस्ट टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स, जैसे कि जियो करता है, पहले रेट इतने कम लेकर आया कि भाई सभी लोग मार्केट से बाहर हो गए, कोई टिक ही नहीं पाई कंपनी, कोई टिक ही नहीं पाई कंपनी। उसके बाद मार्केट में एंट्री बैरियर्स क्रिएट करना, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस करना, डिनाइल टू मार्केट एक्सेस, भाई मार्केट में जो माल है वो उसे परचेज करना मुश्किल है, ये सारी चीजें। लिवरेजिंग डोमिनेंस, भाई एक मार्केट में इतना बड़ा डोमिनेंस है जिसके बेसिस पर दूसरे मार्केट में एंटर किया जा रहा है, तो ये लिवरेजिंग डोमिनेंस है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां सेक्शन 4 के बारे में लिखना है। तो डोमिनेंट पोजीशन का मतलब मैंने बताया। अब देखो डोमिनेंट पोजीशन जो है ना वो रेलिवेंट मार्केट के हिसाब से होती है, मैंने आप लोगों को बताया था भाई रेलिवेंट मार्केट की डेफिनेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके रेफरेंस में यहां आप लोगों को मैंने इसे डिटेल में लिख दिया है। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है ये भी बता दिया। रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन, 19 क्लॉज 4 आप लोगों से कहता है कि कंपटीशन कमीशन डिटरमाइन करेगा कि कोई जो कंपनी है वो उसकी डोमिनेंट पोजीशन है, क्या वो अपनी पोजीशन को डोमिनेंस कर रही है। डोमिनेंस होना इलीगल नहीं है, डोमिनेंस पोजीशन जो है उसे एब्यूज करना जो है वो क्या माना जा रहा है, वो प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अंदर। अब इस पॉइंट पर चेंज क्या है, तो इसके रेफरेंस में एक्सप्लेनेशन जो रेफर्ड करता है डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन और प्राइसेस, अब इसके रेफरेंस में एक्सप्लेनेशन सिंप्लीफाइड टू कंडीशन और प्राइस, फोकस शिफ्ट कर दिया गया है सिर्फ ओवरऑल अनफेयरनेस से। तो ये हम लोगों को इस पॉइंट पर डेफिनेशंस मिलती है। ठीक है भाई, बेस मैंने आप लोगों को कंपटीशन एक्ट का सेक्शन 3 और 4 के साथ ये पॉइंट पढ़ा दिया। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो इस पॉइंट पर मैंने आप लोगों को यहां आगे की जो डेफिनेशंस है, एक बार मैं अब आप लोगों को ये सारे प्रोविजंस पॉइंट को छोड़कर इधर लेकर आता हूं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ। सेक्शन 7 से भाई सेक्शन 4 5 सेक्शन 3 और 4 पढ़ लिया, सेक्शन 2 पढ़ लिया, सेक्शन 1 पढ़ लिया। अब सब चीजें बहुत आसान है, जितना मुश्किल काम था कंपटीशन एक्ट में हम पढ़ चुके, अब सारी चीजें बहुत आसान है। भाई कैसे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है सेक्शन 7 में। भाई कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर बनाई गई है। इस बॉडी कॉर्पोरेट को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के तौर पर माना जाता है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और इसका अपना नाम है। इसका हेड ऑफिस जो है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी वहां होगा, जैसे कि न्यू दिल्ली में है। जो कंपटीशन कमीशन है वो अपने ऑफिसेस अलग जगह खोल सकती है, सेक्शन 7 में लिखा हुआ मिलता है।
कंपटीशन कमीशन में कौन होगा? एक चेयरपर्सन होगा, दो मेंबर होंगे, मिनिमम मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इनकी एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए। इन्हें अपॉइंट करने के लिए इनका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, फाइनेंस में, इंडस्ट्री में या फिर कंपटीशन लॉ में। सारे मेंबर्स जो है वो होल टाइम फंक्शनिंग में रहेंगे। सेक्शन 9 आप लोगों से बात करता है सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट। भाई जो चेयरपर्सन और मेंबर है वो एक पैनल रिकमेंड करेंगे सिलेक्शन कमेटी का, जिसके अंदर चीफ जस्टिस होंगे और नॉमिनी होंगे चेयरपर्सन के तौर पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी और लॉ एंड जस्टिस के लोग होंगे एक्सपर्ट्स के साथ। उसके बाद सेक्शन 10 आप लोगों से बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। चेयरपर्सन और मेंबर जो है इनका टर्म 5 साल का होगा, रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, मैक्सिमम 65 साल की उम्र तक रहेंगे। सीनियर मोस्ट पर्सन को जो है वो चेयरपर्सन बना दिया जाएगा और यहां जितने भी लोग अपॉइंट होंगे हमेशा ओथ लेकर अपॉइंट होंगे। उसके बाद ये कहते हैं जो भी मेंबर अपॉइंट किया जा रहा है उसे रिजाइन देना है तो रिजाइन देगा राइटिंग में, और उसके बाद जो है 3 महीने के अंदर अंदर उसे सक्सेसर को ज्वाइन करना है। उसके बाद गवर्नमेंट कैसे रिमूव कर सकती है? अगर इंसॉल्वेंट है, कहीं और पब्लिक पेड एम्प्लॉयमेंट में है, मोरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अब्यूज ऑफ हिज पोजीशन है, तो इसके रेफरेंस में उसे क्या किया जा सकता है? यहां रिमूव किया जा सकता है। उसके लिए इंक्वायरी करनी पड़ेगी और इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करेगा, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 आप लोगों से किसके बारे में बात कर रहा है? भाई सेक्शन 12 कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ऑफिस, यानी कि 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, यानी कि 2 साल तक कहीं और जाकर काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है यहां से अभी रिटायर हुए और किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर बैठ गए सीईओ बन के, नहीं नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। 2 साल तक जो है चेयरपर्सन और मेंबर का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। एक्सेप्शन है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर अपॉइंट हो सकते हो, वो अलाउ है। सेक्शन 13 कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है चेयरमैन के पास? जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का, डेलीगेट करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, सैलरी और सर्विसेज देगा। सेक्शन 14 बात करता है भाई जो भी रूल्स में प्रिस्क्राइब किए कंडीशन जो है वो चेंज की जा सकती है, टू कैन नॉट बी चेंज टू डिसएडवांटेज। भाई जैसे कि प्रेसिडेंट या फिर इलेक्शन कमीशन इन लोगों की सर्विसेज को डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं लाया जा सकता, ऐसे ही इसे भी नहीं लाया जा सकता। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग, भाई प्रोसीडिंग कंपटीशन कमीशन की इनवैलिड नहीं है मियरली बिकॉज वैकेंसी इन दी कमीशन, या फिर डिफेक्ट है या फिर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, इसलिए यहां पोजीशन जो है वो डिफेक्टिव नहीं होती। उसके बाद सेक्शन 16 डायरेक्टर जनरल के बारे में बात करता है। भाई डायरेक्टर जनरल जो है सेक्शन 16 में लिखा है कोई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से अपॉइंट करेगा, जिसका काम होगा इन्वेस्टिगेशन करना वायलेशन का, तो ये डायरेक्टर जनरल का काम होता है। इसके साथ साथ अदर लोग भी अपॉइंट किए जाएंगे, एडिशनल ज्वाइंट डेप्यूटी और असिस्टेंट। कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग होगी, जनरल सुपरविजन होगा डायरेक्टर जनरल का, जो रूल्स में सैलरी लिखी है उसके हिसाब से सैलरी लेगा। सेक्शन 17 कहता है कि जो कमीशन है वो अपॉइंट करेगा सेक्रेटरी, जो कि इस काम में एक्सपर्ट होंगे। उसके बाद यहां फंक्शनिंग क्या है इसके रेफरेंस में लिखा हुआ है। भाई सेक्शन 18 कहता है कि मेन ड्यूटी क्या है कंपटीशन की? भाई प्रिवेंट करना एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, प्रमोट करना और सस्टेन करना कंपटीशन को, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और इंश्योर करना फ्री ट्रेड को। तो सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी करी थी कि यही तो काम है सेक्शन 18 के अंदर। भाई कंपटीशन कमीशन का सारी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो है उसे खत्म करने की कोशिश करनी है, जो सस्टेनेबिलिटी करनी है कंपटीशन की, कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद इंक्वायरी करी जाएगी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की और डोमिनेंट पोजीशन की। तो कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेट करेगा एग्रीमेंट जिससे जो है रिड्यूस हो रहा है कंपटीशन, या फिर कोई पर्सन डोमिनेट कर रहा है पोजीशन। भाई कौन केस फाइल कर सकता है? तो कंपटीशन कमीशन अपने आप कर सकता है, या फिर कोई भी पर्सन जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, मगर फीस है इसके रिगार्डिंग। टाइम लिमिट कितनी है, यानी कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है? तो 3 साल का पीरियड है इसे केस को फाइल करने का। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को समझने के लिए क्या बैरियर्स लिए जाएंगे? तो न्यू कॉम्पिटिटर्स है, क्या मार्केट फोर्स से बाहर निकाला जा रहा है कॉम्पिटिटर्स को, ये जो है पोजीशन निकाली जाएगी। जो डोमिनेंट पोजीशन को निकालेंगे उसके बारे में बताया गया है। रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या होगी, और उसके बाद सेक्शन 20 मर्जर से डील करता है, सेक्शन 5 के रेफरेंस में इसे पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो मैंने आप लोगों को कंपटीशन कमीशन के जो बेसिक पॉइंट थे वो सारे बता दिए। अब आपको लोगों को बस वायलेशंस के बारे में बात करनी है और ये कंपटीशन कमीशन एक्ट खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 3, सेक्शन 4, रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, और एक सेक्शन 49 और है जो कि आप लोगों से कंपटीशन एडवोकेसी के बारे में बात करता है। यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कंपटीशन से रिलेटेड क्या पॉलिसीज बननी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को सेक्शन 49 मिलता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि क्लास समझ आई हो। फिर से कह रहा हूं, सेक्शन 3, सेक्शन 4, रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, ये मेन पॉइंट है कंपटीशन कमीशन के। बाकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होगा ये तो हम ऑलरेडी हर जगह पढ़ते ही हैं। जैसे कि जब इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही कंपटीशन एक कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। याद रखना बस, डायरेक्टर जनरल का रोल क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करने का काम होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कंपटीशन एक्ट पसंद आया होगा, समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के लिए मैं आप लोगों के साथ इस क्लास को यहीं वाइंड अप करता हूं। भाई 6 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे बीएनएस की सेक्शन रिवीजन क्लास में। भाई आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के साथ 2 क्लासेस और शेड्यूल हैं यूट्यूब पर आज के लिए, जहां हम लोग 6 पीएम मिलने वाले हैं बीएनएस की सेक्शन रिवीजन क्लास में, बीएनएस की सेक्शन रिवीजन क्लास में। और उसके बाद हम लोग 10 बजे मिलने वाले हैं किसमें? हम मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में। तो यहाँ 6 बजे और 10 बजे आप लोगों को और हम लोग क्लास लेकर इसे भी कवर करेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इसे यहीं वाइंड अप करते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। थैंक यू गाइज।